जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको 5 विकेट लेने पे। ये बताएँ कि ये स्पेल जो आपने किया है इसमें मोर रिवर्स स्विंग का ज़्यादा एलिमेंट था या अच्छी पेस और लाइन लेंथ का ज़्यादा एलिमेंट था? प्लीज़। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और देखें, जिस तरह की कंडीशन है यहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो रिवर्स होगा, और आई थिंक मेरे ख्याल से तीनों चीज़ों का जो है वो मद्दखल है कि रिवर्स भी मिल रहा है, और रिवर्स जब तक आप अच्छी जगह पे बॉल नहीं करेंगे तो आपको विकेट्स नहीं मिलेगी। तो अच्छी जगह पे अच्छी लाइन पे आपको पेस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है ऐसी सिचुएशन में, जो कि मैंने आज की। माजिद भाई आपका माइक म्यूट है। जी, अब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा हसन, ये जो 1.5-2 साल की जो जर्नी रही आपकी, जिसमें बहुत ज्यादा फिटनेस के मसाइल रहे, और आप पाकिस्तान टीम से बाहर रहे, जाहिर है वो मुश्किल टाइम होता है एक प्लेयर के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह आपने अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि प्लेयर के लिए तो एक मुश्किल होता है, लेकिन जो आपकी हम सोशल मीडिया वगैरह पे पिक्चर्स वगैरह देखते थे उसमें तो माशाल्लाह आप चिल कर रहे होते थे, लेकिन अब ये आपके अपने ऊपर इस दौरान क्या गुजरी जो आप पाकिस्तान टीम से इस अरसे में बाहर रहे? थैंक यू सो मच। देखिए बिल्कुल, मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, 16-17 मंथ्स क्रिकेट से दूर रहना, और फिर ऐसा प्लेयर जो कि तीनों फॉर्मेट का परमानेंट मेंबर हो। तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया वापस आने के लिए, और दिन रात मेहनत की है, और फिर जैसे जिस तरह मैंने डोमेस्टिक में वापस आया, अपनी फिटनेस शो की, फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह मैंने 5 आउट किए हैं, तो वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। और जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात की है, और देखें, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। मेरे नज़दीक जो है वो आप हमेशा मुस्कुराते रहें और रिलैक्स रहें। चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, आप पे बुरा टाइम भी आएगा, आप पे अच्छा टाइम भी आएगा, लेकिन जो आपकी एक जो लाइफ होती है वो अगर आप हंस के गुजारेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। लाइफ एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने देनी है, तो आपको हंस के जो है वो गुजारनी चाहिए। और सोशल मीडिया इसलिए बना हुआ है कि आपको अपने फैंस को जो है वो दिखाना होता है कि इस टफ टाइम में भी जो है वो मैं मोटिवेट हूँ, और मैं अपना हार्ड वर्क जो है वो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हसन, जो आपका आखिरी इंटरनेशनल मैच था वो वर्ल्ड कप का था। अनफॉर्चुनेटली मतलब वो इंडिया से वो परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, मैच पाकिस्तान हारा। फिर जो आपका कमबैक हुआ वो लॉन्गर वर्जन में हुआ, तो उसको किस तरह आपने मतलब देखा ये सारी चीज़ों को? क्योंकि लोगों का ख्याल था कि आहिस्ता-आहिस्ता आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाया जाए, शॉर्टर वर्जन में पहले, क्योंकि 5 दिन की क्रिकेट बड़ी टफ होती है। लेकिन आपने जिस तरह की बॉलिंग की, तो ये इस चीज़ को ज़हनी तौर पर किस तरह आपने इन सब चीज़ों को लिया? देखिए बिल्कुल सही बात की आपने कि पहला लास्ट मैच जो है वो मैं इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में खेला, फिर उसके बाद इंजरी की वजह से बाहर हो गया। और देखें, एक चीज़ जो है वो बहुत क्लियर है कि मैं टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे टेस्ट क्रिकेट बनने का बहुत शौक था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेस्ट क्रिकेटर बना और टेस्ट क्रिकेट खेला भी। लेकिन उसमें जिस तरह आपने बात किया कि शॉर्टर फॉर्मेट और लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सही बात है, और जो है कि तीनों फॉर्मेट्स हैं, लेकिन मैं जो हमेशा प्रेफर यही करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट खेलूं, और उसके लिए ऑब्वियसली आपको उसी तरह के लिए उसी तरह रेडी करना पड़ता है। आपका हार्ड वर्क, आपका जो मोटिवेशन है वो आपको उसी तरह रखनी पड़ती है, और तो उसी तरह मैंने अपना हार्ड वर्क किया। और बिल्कुल ये टीम मैनेजमेंट के माइंड में था कि स्लोली स्लोली इसको लेके आए, बट जिस तरह मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, जिस तरह की मेरी फिटनेस थी, तो मैंने उनको बोला था कि मैं हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हूँ, आप जिसमें सेलेक्ट करेंगे मैं अपना 100% दूंगा। इसी वजह से मैंने अपने आप को खुद जो वो रेडी इस तरीके से किया था वापस आने के लिए कि मैं अगर टेस्ट भी में मुझे मौका मिले तो कोई मेरी फिटनेस में जो है वो कमी ना हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हसन, मुबारक हो। हसन, मैंने पूछना था कि आप पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है अनफॉर्चुनेट कि स्पेशली अगर फास्ट बॉलर इंजर होता है और फिर तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, या फिर वापस आते हैं तो उनकी पेस नहीं होती बॉलर्स की, तो आप उस सारे प्रोसेस के थ्रू आए हैं और लोगों को आपके लिए भी ये खौफ था कि शायद उनकी पेस ना हो, शायद वो परफॉर्म ना, तो आपको क्यों लगता है, अब आपने वो सारे एक्सपीरियंस देखा है कि ये पाकिस्तान में होता है कि अक्सर फास्ट बॉलर वापस नहीं आते, और आपका केस किस तरह डिफरेंट है कि जो उससे आपको लगता है कि पीसीबी भी सीख सकती है, आप भी सीख सकते हैं और प्लेयर्स भी सीख सकते हैं?
देखिए पीसीबी एक अदारा है, पीसीबी को आई थिंक सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। और जिस तरह आपने बात किया कि वापस आते हैं तो पेस नहीं रहती और उस तरह की बॉलिंग नहीं होती। देखिए अगर आप हार्ड वर्क करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो आपको वो चीज़ें दोबारा वापस मिलेंगी। मेरी की जो थिंक थी वो यही थी कि मैंने अपना हार्ड वर्क जो है वो नहीं छोड़ा। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक दिन में 4-4 दफ़ा रिहैब करता था और ऊपर से कोरोना थी और एक ही घर में स्टक हो और फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है, फिर आप टीम से ड्रॉप हो। तो उस सारे डिफिकल्ट टाइम में मैंने एक चीज़ जो उसको हाथ से नहीं था छोड़ा था, वो था मेरा हार्ड वर्क और मुझे वापस आना है। बिल्कुल मुझे बहुत सारी इंजरीज आई, मल्टीपल इंजरीज से मैं गुजरा हूँ। मेरे लिए टफ टाइम था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टफ टाइम में जो है वो अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ा। तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आई थिंक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है। जी खालिद भाई, जोजी भाई, आमिर एंड देन मारिया। हसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन ये बताओ कि जैसे सुबह आप लोगों ने बॉलिंग की तो हमने ये देखा कि जो 6 विकेटें आज गिरी हैं उसमें तो 2 तो रन आउट हुए और बाकी 4 विकेटें मतलब आप लोगों ने शेयर किया। आपने 3 आउट किए, शाहीन ने 1। जब हमारी बारी आई तो उनके 6 में से 5 विकेटें स्पिनर ने ली। तो क्या पिच का बिहेवियर क्या तो एक कुछ चेंज हुआ है क्या? एकदम से पिच कैसे अनप्लेएबल नजर आ रहा है बैटिंग के लिए? देखिए बैट्समैन के लिए आई थिंक थोड़ी टफ कंडीशन बनी हुई है इस टाइम पे। और देखिए जो बॉल अच्छा करेगा, चाहे वो फास्ट बॉलर है चाहे वो स्पिनर है, वो आउट करेगा। और इसी तरह जिस तरह आपने बात किया कि मैंने और शाहीन ने विकेट शेयर्स किए हैं, तो हमारा यही जो प्लान था कि हमने राइट एरिया पे बॉल करना है, तो उसी में हमें चांस मिलेगा विकेट्स लेने का। और जिस तरह आपने स्पिनर्स की बात किया, देखें अभी जिस तरह उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छी बॉल करोगे तो आपको विकेट्स मिलेंगे। अगर आप अच्छी एरिया पे अच्छी लाइन पे बॉलिंग करेंगे तो आपको ना तो रन्स बनेंगे और आप विकेट्स भी लेंगे। तो आई थिंक बॉलर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि पिच थोड़ा स्लो है, इसलिए रन्स उस तरह नहीं मिल रहे। तो इसलिए जो है वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है बैटिंग लाइनअप के लिए। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। हसन, अब 200 रन की पाकिस्तान की लीड है, तो आप क्या समझते हैं कि कितने रन और पाकिस्तान करे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हम फील कर सकते हैं? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल 200 रन जो है वो भी इजी नहीं है इस ट्रैक पे, क्योंकि हमारे जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह लास्ट गेम में हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था और फिर उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर भी विकेट्स ले रहे हैं, तो इजी नहीं है। बट हमारी कोशिश यही होगी कि जितने भी हम रन ऐड कर सके 240 250, क्योंकि स्टिल हमारा जो है वो रिजवान भाई वो खेल रहे हैं और उनके साथ मैं हूँ। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितने भी रन जो है वो ऐड कर सके हमारे लिए बेहतर होता है कि बाद में बॉलिंग पे हमारे ऊपर कोई इतना ज्यादा प्रेशर ना हो। तो कोशिश यही होगी कि हम 240 250 से ऊपर लेके जाएं। जी आमिर एंड मारिया प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हसन हसन ये थोड़ा सा मैं आपने पूछना चाह रहा था कि आप लोगों का गेम प्लान क्या था, मतलब ये सेकंड इनिंग में बैटिंग का। ऐसा लग रहा था कि शुरू में हम लोग बहुत डिफेंसिव थे और और इतना प्रेशर हम लोगों पे आ गया कि हमारे विकेट चले गए। तो मतलब कोई ऐसा प्लान था इस इनिंग्स के लिए? क्या प्लान था आप लोगों का? देखिए कोई ऐसा हमने एज ए बैटिंग यूनिट कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि हम जाके या तो रोक देंगे और या हम जाके रन्स बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हमने रन्स किए क्योंकि हम लोग जो गेम में हम लोग आगे थे। तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे जगह पे एरिया पे बॉलिंग किया है, बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है वो बैटिंग लाइनअप प्रेशर में आ गया। बट वी स्टिल जो है वो हम गेम में आगे हैं क्योंकि फोर्थ इनिंग उनकी है। और ऐसी ऐसी पिच पे ऐसी कंडीशन में जो फोर्थ इनिंग में जब 250 आपको 200 रन करने पड़े तो आपको पता चलता है कि किसी ने 200 रन किए हैं। तो ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, नॉर्मल थे और नॉर्मली जो है वो खेल रहे थे। थैंक यू सो मच रजा भाई, मेरा क्वेश्चन हो गया। बहुत मुबारक हसन आपको। थैंक यू सो मच। जी शाहिद भाई एंड देन आरफा प्लीज। ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। शाहिद भाई आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। रजा मेरा भी सवाल हो गया, मैं भी पूछना चाह रहा था कितने रन और ऐड करने। थैंक यू। चले थैंक यू। आरफा प्लीज एंड नुमान इसके बाद। आरफा आवाज आ रही है आपको? नुमान आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। हसन भाई, इस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कॉल ड्रॉप हो रही है, आपकी आवाज आपके ब्रेक हो सिग्नल रही नहीं है। आ रहे। नुमान आपके सिग्नल नहीं आ रहे। आरफा आप प्लीज क्वेश्चन कर लें, फिर वापस नुमान पे जाते हैं। आरफा प्लीज। जी हसन, आपको आवाज आ रही है? जी, अब क्लियर आवाज आ रही है। जी हसन, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी करियर परफॉर्मेंसेस पे और आपकी रिहेबिलिटेशन पे और जिस तरह आपकी ओवरऑल करियर रहा है उस पे पाकिस्तान के जो साबिक बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। वो आपको अपने बेटों की तरह ट्रीट करते थे और आपकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत खुश होते थे। आज उन्होंने ट्वीट भी किया है आपकी परफॉर्मेंस के बाद। तो उनका आपसे रिश्ता, ताल्लुक और वो जो सब कुछ उनका आपके साथ टाइम गुजरा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मेरी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। और जब मैं क्रिकेट में आया, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उन्होंने वो बॉलिंग कोच थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और मैंने काफ़ी टाइम जो है उनके साथ स्पेंड किया। मैंने बॉलिंग से बहुत कुछ सीखा। एंड मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि उन्होंने मुझे बॉलिंग करना सिखाई है। और बिल्कुल देखें, जिस तरह आपने बात की है कि बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल देखें, वो मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह, बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। और आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ऑनर की बात है, खुशी की चीज़ है कि एक ऐसा क्रिकेटर जिसको पूरे वर्ल्ड की जो है वो पूरे वर्ल्ड की लीगों का जो एक्सपीरियंस है, और फिर वो बहुत अच्छे बॉलिंग कोच भी थे। अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं है, लेकिन यह है कि अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो बहुत शुक्रिया उनका। और यही वो चीज़ है कि जो आपको मोटिवेट करती है कि जिस तरह के आपके स्टार्स जो है, प्लेयर्स आपके लिए ट्वीट करें और आपके लिए कुछ बोलें। जी, thank you very much. South African player in the... Gentlemen, welcome to this presser with George Linder. May I please ask as usual that you indicate on the chat panel for whoever would like to ask a question first. And to ensure that all of your monitors are muted. Who would like to go first with George? Fidos, Stuart, and then Tianis. Oh, sorry, Tianis, you'll be later as usual, yes. Hi, George. Well bowled. I'm just wondering if you could tell us a little bit about how you've managed with the injury and what you've had done to the little finger, and if you've had to change anything about the way you're operating in this test match. Just to correct you, it was the small finger, the pinky. You know, it's okay actually. I thought that's my season done when I saw the injury, because I started running off the field because I saw a bone sticking out, and that's why I started running. And I don't think a lot of people know that. And as I started running, obviously as well, I just popped it back in myself. And and then obviously the doctor and the physio was awesome. I got stitches, went for scans or for X-rays, and luckily, for some reason, my finger wasn't broken. So I was quite happy with that. It was good news for me. Stuart, followed by Telford. Hi, George. Sorry. That sounds very painful. What kind of adjustment did you have to make with your action or the way that you grip the ball to enable you to bowl? Yeah, I had to make a small adjustment with the grip. Not too much. Obviously, I never knew I actually do use my pinky when I actually bowl, and it was actually weird. So every time I'm bowling, I've got to first lift it up a little bit so I can get a better grip on the ball. And luckily it worked out well today. Telford. How's it, George? Telford Bates here from CricBuzz. Well bowled, and lots of bravery shown by you. And I do wonder, you're out there bleeding on the field for the cause, but again, wickets are going down by the South Africans in clusters, and there's another collapse. Does there come a point as a bowler when you go, for goodness sake, Oaks, can you pull your weight now and play as well as we're doing as bowlers to the batters? I think it is quite difficult to get wickets here, especially against a good opposition.
I believe we bowled well in both games so far. I think we were maybe a bit unlucky. Couple of drop catches. It happens, part of the game. But I'm sure the boys will be ready tomorrow, because we are hungry to win this Test match, and obviously we have to win it to draw the series. Sorry, what I meant was, are you getting upset as a bowler with all the batting collapses? Oh, sorry. I didn't hear you that well. It is what it is. Some you don't get out on purpose. Obviously they they bowled well. So you got to give credit to them as well. I'm sure the batsmen, they've got game plans for tomorrow or whenever we're gonna bat, and I'm pretty confident the batter's gonna take us over the line in the next game, in the next innings. Ken and then Firdaus. George, well bowled. You're obviously well equipped also to chat about the batting side of things as an all-rounder. What are some of the difficulties out there? What were the problem areas that the batsmen faced today? When they were bowling? Yes. Yeah. Okay. Some balls were keeping low. What's the name? Yeah, their bowlers did bowl well. Couple of up and down from them. It's actually a difficult one. Like I said, I still believe we've got good game plans for tomorrow. Just maybe here and there a technical thing, I don't know. So I don't look too deep into batting. So obviously spin bowler, I'm focused on spin bowling, and then obviously when it's my chance, I've got my game plan. So I'm sure the batters, they've got their game plans as well. George, having had a look at what the pitch is doing and having bowled on it, what do you think would be a reasonable target to chase? I think for us, anything under 300, we'll take it. Hopefully it will be 250 or 220, 230 or whatever it might be. But I think realistic, maybe under 270, 300 or whatever. I'm pretty confident we'll chase down. We'll start with Afrikaans, starting with Tinus, followed by Shafiq. Hi George, dis Tinus van Staden van Rapport en Beeld hierso. Ek wil net hoor, jy het nou obviously in die eerste toets het jy nie baie balkans gekry nie en ook nie 'n paadjie gevat en toe nou 2 overs in jou eerste spel en maak jy jou vingers deur, jy dink dit is jou seisoen gaan. Hier kom jy terug en jy vat 'n paar belangrike paadjies in die tweede beurt. Dit is nogal 'n wipwaandjie rit gewees vir jou. Is dit die tipe speler, tipe ou wat jy is? Wil jy een van daai ouens wees wat verstaan niks kry jy onder nie? En hoe is dit vir jou baie bevredigend om op te staan as die span jou nodig het, veral na 'n paar terugslae? Kyk, soos ek sê altyd, jy weet nooit wanneer jy weer 'n geleentheid gaan kry in of vir jou land nie, en soos dit gaan my nie onderkry nie, want soos ek sê, dis net pyn. Daar's mense wat siek is by die huis, mense wat werk verloor, mense wat oorlede gaan as gevolg van COVID of ander siektes of iets. So my besering is niks eintlik teenoor daai nie. So ek kyk maar na daai, ek het pyn, maar ons fight daardeur. So dis nie, jy speel vir jou land. So ek gaan nie terug staan vir enigiets net omdat my vinger bietjie seer is of ietsie. So soos ek vir die mense sê, is maar net 'n pyn vir 10 minute, jy kry inspuiting, jy gaan weer aan. So George, middag, Shafiq Maton van Son Koerant. Pakistan is 200 voor en nog 4 paadjies in die bank. Voel julle kan die wedstryd nog wen en sodoende die reeks gelyk trek? En hoe desperaat is julle om die reeks gelyk te maak? Ja, verseker ek voel ons het 'n baie goeie kans om te wen. Want ek dink as hulle 4 paadjies vinnig verloor môre, is ons verseker diep in die game. Ek dink ons batters, hulle gaan verseker môre of whenever ons goed bat. En
Ja, wat so dan ek is positief dat ons hierdie game gaan vat. Ja, die ouens is baie honger, ons skuld dit vir onsself om hierdie reeks gelyk op te speel. So ja. Dankie George. Thanks very much, everybody. We'll see you tomorrow.